वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत खुशी हुई यहाँ आके। यूजुअली काफ़ी जगहों पे जाके हम प्रेजेंटेशंस करते हैं, लेक्चर्स देते हैं, बातें करते हैं, बट एज फार एज आई एम कंसर्न मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब मैं कोई कैंपस में जाता हूँ, चाहे वो आईआईटी कानपुर हो, चाहे आईआईटी खड़गपुर हो या आईआईएम्स हो, क्योंकि स्टूडेंट्स के बीच में क्यूरियोसिटी और क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होते हैं। I mean, those above middle age बातें बहुत करते हैं, but intellectually, emotionally they are dead, as good as dead. मतलब वो सब जान चुके हैं, उनको जानने के लिए और कुछ है नहीं, करने के लिए भी कुछ है नहीं। तो ये आपका एज ग्रुप है जो जानना भी चाहते हैं और जानने के बाद कुछ कर भी सकते हैं। तो हमारा मकसद ये है जो पिछले 20 साल से हम कोशिश करते आ रहे हैं, टू रीच आउट टू पीपल लाइक यू टू गेट थिंग्स डन। और सोशल मीडिया में अगर मैं कहूँ तो मैं अब एक दिन चेक कर रहा था स्टैटिस्टिक्स, मेरे जितने फॉलोअर्स है, which is not huge, not in millions, I'm not a model, I don't do those kind of things, तो खैर जितने भी है which is not very little also, but उसका 75% is within the age group of 30, and that makes me happy. मुझे I will be worried जिस दिन वो एज ग्रुप बढ़ के 45 या 50 हो जाएगा, तब मैं समझूंगा कि हमारी बात सिर्फ वो इंटेलेक्चुअल जो घर पे बैठ के बात करते हैं वो सुन रहे हैं, और वो हम नहीं चाहते हैं। सो इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू बी हियर, ग्रेट टॉकिंग टू यू। एंड एक्चुअली थोड़ा ये इशू था कि मुझे कुछ खास क्लैरिटी नहीं था कि बोलना क्या है, क्योंकि बोलने के लिए नेताजी के ऊपर इतना कुछ है, मैं बोलना शुरू करूँ तो 5-6 घंटा तो आराम से निकल जाएगा। बट ऑब्वियसली सबके पास टाइम कंस्ट्रेंट है, अटेंशन स्पैन है, सब कुछ है। So I've decided to focus on a very non-controversial aspect, non-controversial points. But feel free. I will keep my presentation short, and you feel free to ask questions, whatever you want to ask. जो भी पूछना है, जो भी जैसा भी है, ऐसा कोई don't hesitate. जो भी पूछना है आप पूछ लीजिए। As far as the month of January is concerned, January जब भी आता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि एक तो है हमारे इंडिया का आइडेंटिटी लेकर, वेदर इंडिया इज अ नेशन और यूनियन ऑफ स्टेट्स और सम सॉर्ट ऑफ क्लब और व्हाटएवर, ये वेरियस पॉलिटिकल डिबेट्स होते रहते हैं। पर जब जनवरी आता है हमें याद आता है कि खास करके बंगाल्स कंट्रीब्यूशन, कि पूरा देश दो ऐसे इंसान को याद करते हैं, पूजा करते हैं जो बंगाल से आए हैं। मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा इंडिया के यूनिटी का इंडिकेटर कुछ नहीं हो सकता है। तो हम मतलब बंगाली, पंजाबी, राजस्थानी, तमिल, तेलुगु ऐसे सोचना नहीं चाहते हैं, बट हर रीजन का अपना एक ब्यूटी है, एक कल्चर है, एंड वी ऑल टुगेदर कम टुगेदर टू मेक आवरसेल्व्स one country, united country with all the diversity and enrich its culture. तो उसमें जब जो बंगालीज के नाम आते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, खास करके आज के ज़माने में जब बंगाल को लेकर काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ इमेज आइडियाज अच्छे नहीं हैं। एनीवे, सो दैट्स द थिंग। बट बिफोर आई स्टार्ट लेट मी सी इफ आई हैव आई वुड लाइक टू शो अ शॉर्ट वीडियो। No, I don't think I have it here. Anyway, तो यूथ के जैसा, मतलब गोइंग बाय द टॉपिक ऑफ द डिस्कशन टुनाइट, यूथ के लिए रेलेवेंस क्या है नेताजी का? यूथ के लिए रेलेवेंस नेताजी का जैसे स्वामी जी का। आप जब भी इन दोनों की बात करेंगे एक चीज़ आपके मन में रहना चाहिए कि स्वामी जी जिंदा थे 39 बरस तक। उनकी उम्र जब 39 हुई तो वो चल बसे, उनकी समाधि हो गई। एंड व्हेन नेताजी डिसअपियर्ड फ्रॉम पब्लिक लाइफ ही वाज जस्ट 48। ही वाज द यंगेस्ट ऑफ ऑल द स्टॉलवर्ड्स। तो जब हम बात करते हैं गांधी जी, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित नेहरू को छोड़ के बाकी सारे बहुत बड़े थे उम्र में। ही वाज द यंगेस्ट एंड द मोस्ट एनर्जेटिक एंड द मोस्ट डेयरडेविल। बट जैसे नेताजी की बात जब हम करते हैं, अगर
आज हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसा नहीं था 4-5 साल पहले भी ऐसा नहीं था कि हम कहीं जाके लेक्चर दें नेताजी के ऊपर, नेताजी के ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया में डिस्कशन हो, सोशल मीडिया में डिस्कशन हो, कैंपस में हमें इनवाइट मिले, ऐसा सिचुएशन नहीं था. दिस हैज चेंज्ड इन द लास्ट 4-5 years. काफ़ी हद तक आप अगर नेताजी के बारे में, हाँ मैं ये बोल देता हूँ, नेताजी के बारे में जानना चाहते हैं, अगर पढ़ना चाहते हैं, आई थिंक यू शुड, क्योंकि हमारे जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन है भारत के, हजारों साल से जो ट्रेडिशन रहा है, उसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है स्वाध्याय, मतलब स्टडी योरसेल्फ. किसी का लेक्चर सुन के, सोशल मीडिया में पॉडकास्ट सुन के अच्छा लग सकता है, बट यू विल नेवर गेन द नॉलेज. तो अगर नॉलेज अगर गेन करना है, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा. तो वो पढ़िएगा, बहुत मेहनत से लिखा था, और सिर्फ मेहनत से नहीं, नेताजी का जो इमेज है उसको इतना डिस्टॉर्ट किया गया था 70-80 साल में. मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा नहीं, पॉलिटिकल बातें बिल्कुल नहीं करूंगा, बट उनका इमेज जो डिस्टॉर्ट किया गया था, क्यों किया गया था, आई विल एक्सप्लेन. तो उसमें उनका बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारे एक्टिविटीज़, लाइफ के बहुत सारे अध्याय जो थे, कभी बाहर नहीं आए. तो वो ढूंढ ढूंढ के बाहर निकाल के, जैसे कि डिक्लासिफिकेशन से जो फाइल्स निकल के आए, मैं पूरे दुनिया में जितने सारे कंटेम्पोरेरी न्यूज़पेपर्स थे, आपको सुन के ये अजीब लगेगा कि 1941 में जब नेताजी देश छोड़ के चले गए, उसके बाद हिंदुस्तानी न्यूज़पेपर्स में कोई कवरेज नहीं था नेताजी के ऊपर. उस टाइम पे 41 to 45 मुझे सबसे ज़्यादा कवरेज जो मिला है नेताजी के एक्टिविटीज़ के ऊपर, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या अनाउंसमेंट कर रहे हैं, क्या रेडियो ब्रॉडकास्ट किया, वो अमेरिकन न्यूज़पेपर्स में. तो हंड्रेड्स ऑफ अमेरिकन न्यूज़पेपर्स वर कवरिंग हिज एक्टिविटीज़. तो वो सोर्स जो था वो कभी किसी ने टैप ही नहीं किया था. प्राइवेट कलेक्शन में लाइक हंड्रेड्स ऑफ पेजेस आर लाइंग, डॉक्यूमेंट्स आर लाइंग विद पीपल इन द प्राइवेट कलेक्शन, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है. तो प्राइवेट कलेक्टर्स जो होते हैं, दे कलेक्ट ट्रेजर्स, दे कलेक्ट वैल्यूएबल्स, एंटीक्स, मतलब लाखों लाखों रुपए का एंटीक्स. तो वही जो कलेक्ट करते हैं. आई केम टू लर्न दैट they also collect these things, they also collect handwritten letters, files, जिसमें तो मुझे मेरा एक friend है who is a collector, so he gave me access to like hundreds of handwritten letters and notes written by Netaji. तो जो किसी ने अभी तक एक्सेस ही नहीं किया था, किसी ने देखा भी नहीं था, गायब हो गया. तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मिलाकर ये किताब लिखा था मैंने. और अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस जो बायोग्राफर्स पहले थे वो एड्रेस नहीं करना चाहते थे, तो आई हैव टेकन देम. आई होप यू विल रीड एंड आई एम क्वाइट श्योर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा. तो नेताजी का जो मेन स्ट्रीम में आना वो एकदम से हुआ जब 2022 में मोदी जी ने ये कर्तव्य पथ में अनाउंस किया कि स्टैचू बैठेगा, एंड देन इट वाज इनॉग्रेटेड. काफ़ी हल्ला हुए, बहुत सारे ऑपोजिशन आए, एंड मोस्टली from Indian intellectuals, the Brown Sahibs, who were brought up in the tradition of Western democracy, the Western democratic ideals, and nationalism is a dirty word for them. तो वहाँ से काफ़ी सारे opposition है, but Modi ji went ahead and did it, and I think this is the best thing to have been done in terms of giving respect, showing our appreciation to Netaji. कि आज तक, क्योंकि आपको ये भी जान के ताज्जुब होगा कि हम आज़ाद हुए 1947 में. 1947 या 48 में गांधी जी का पोर्ट्रेट लग गया था पार्लियामेंट में. क्या आप में से किसी को पता है नेताजी का पोर्ट्रेट कब लगा था? एनीवन, एनी गेस? वो तो बहुत ज्यादा वाइल्ड हो गया. 1977, 30 years after independence. So that is how Netaji was treated by the official establishment. So 33 साल तक उनका पोर्ट्रेट नहीं लगाया गया था पार्लियामेंट में. But this changed a lot of things. So this current government has done quite a few things. They have renamed the Andaman Islands, which nobody did before that, क्योंकि सारे गवर्नमेंट उसके खिलाफ थे. 21 अक्टूबर जो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट डे है, तो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं. So things have come to the forefront. Netaji is now more or less in the mainstream, but not entirely. अभी भी काफ़ी चीज़ें करने हैं, हमें बात करने हैं, जैसे आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल जब डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं, वी हैव टू ब्रिंग हिम बैक देयर. सिर्फ आइडियोलाइज करने से नहीं होगा, सिर्फ पूजा करने से नहीं होगा. वी हैव टू ब्रिंग बैक हिज आइडियाज, एंड दैट्स
द पार्ट स्टिल रिमेनिंग, बट वी आर होपफुल कि हम वो हो जाए, कर लेंगे। तो नेताजी का जो ये मैंने जैसे बोला कि नेग्लेक्ट था इतने सालों का, फिर भी दिस इज प्रोबेबली द ओनली एग्जांपल इन द होल वर्ल्ड जहां सरकार से नेग्लेक्टेड होने के बावजूद ही हैज कंटिन्यू टू लिव इन पॉपुलर इमेजिनेशन। कि लोगों को टेक्स्ट बुक में शायद एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ पढ़ाया जाता है बच्चों को इतने सालों से, 70-80 सालों से, उससे ज्यादा नहीं। कोई सरकारी जैसे आप कंपेयर कर लेंगे कि नेहरू गांधी फैमिली के लिए जितना होता है या महात्मा गांधी के लिए जितना होता है उसका एक फ्रैक्शन भी नहीं होता है। तो जानेंगे कैसे बच्चे, क्योंकि बच्चे तो इन एसिमुलेट करते हैं नॉलेज, फिर वो बड़े होते हैं उनका वो एक आइडिया हो जाता है। बट दैट इज द स्ट्रेंजेस्ट थिंग कि हिज द इमोशंस अबाउट नेताजी आर सो स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट दिस ऑफिशियल नेग्लिजेंस। तो ये है। थोड़ा सा हुआ था 2015-16 में जब हमने वो किया था, फाइल्स डिक्लासिफाई किया था, जब हमने डिस्कवर किया कि नेताजी की मौत हो गई। ये बोलने के बाद भी 30-35 साल तक भारत सरकार उनके परिवार और उनके दोस्तों के ऊपर जासूसी करते रहे। मतलब घोषणा तो ये कर दिया कि उनकी मौत हो गई है 45 साल में, पर जासूसी चलता रहा। तो ये जब बाहर आया तो इतना हल्ला मचा, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया हिस्ट्री सारे टीवी न्यूज प्राइम टाइम में एक ही टॉपिक डिबेट कर रहे थे उस टाइम पे, एंड द प्रेशर वाज सो हाई, बोथ द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट दे हैड टू अनाउंस, दे हैड टू टेक सम स्टेप। तो उन्होंने अनाउंस किया कि फाइल्स डिक्लासिफिकेशन होगा। पर वो भी हमारे कैंपेन के वजह से हुआ। हम 2006 से लगे हुए हैं। वो कहानी किसी और दिन सुनाऊंगा, आई विल नॉट गो इनटू दैट, वी विल गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन ऑल टुगेदर। तो ये है, इतना होने के बाद भी हम कितना जानते हैं। दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। महात्मा गांधी के कलेक्टेड वर्क्स है प्रिंटेड, पंडित नेहरू के कलेक्टेड वर्क्स, सिलेक्टेड वर्क्स है प्रिंटेड, नेताजी का भी है। तो इन तीनों का अगर कंपेयर करेंगे तो गांधी जी का जो कलेक्टेड वर्क्स है, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, उसका टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस इज अराउंड 30,000 ओनली फॉर दैट पीरियड जिस टाइम पे सुभाष बोस वाज एक्टिव इन पॉलिटिक्स। मतलब 1921 से लेकर 1945, ओनली दोज 24-25 ईयर्स। गांधी जी तो उस पीरियड को लेंगे, उस पीरियड को कवर करते हुए गांधी जी के कलेक्टेड वर्क्स में उनका 30,000 पेजेस प्रिंटेड है, अवेलेबल है। पंडित जी का 8,500 है, स्मॉल कंपेयर टू गांधी जी बट स्टिल सब्सटेंशियल फॉर ओनली दोज 25 ईयर्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर ईयर्स। वहां नेताजी का कलेक्टेड वर्क्स के प्रिंटेड पेजेस जो है उसका नंबर जस्ट अबाउट 3,000, जस्ट ओवर 3,000। So just imagine, I mean, Netaji was not a person who was writing less or talking less. He was the most active of them all. He was constantly giving speeches, moving around, writing letters, notes. तो सिर्फ 3,000 printed pages, बाकी गए कहाँ? We don't even know. That is how little we know about him. और उतना कम जानने के बाद भी there is so much emotion surrounding him. So why we are talking about Netaji today, about the youth? Why? So as I said, firstly that they both were at their peak in their career when they are very young. I mean, Swamiji was 39 and Netaji was 48. So that is one thing. And Netaji का खास करके ये था कि political career अगर देखेंगे, he always worked with the youth and the students. He became a youth icon as soon as he came back after resigning from the ICS. ICS से रिजाइन करना इतना बड़ी बात, इतना बड़ी बात, तो मतलब लोगों की जिंदगी बन जाती। ICS में चांस मिल गया, एडमिशन हो गया, बाबू बन के बैठ जाएंगे। मतलब सिर्फ अकेले उसकी जिंदगी नहीं, उसके नेक्स्ट 14 जनरेशंस बैठ के खाएंगे, उस तरह का वो था। So he did not hesitate even for a moment to resign from the ICS, from the Indian Civil Service. तो वहां छोड़ के आए, देशबंधु चित्तरंजन के साथ काम किया, एंड शुरू से उनका एक टारगेट था कि मुझे स्टूडेंट कम्युनिटी और यूथ कम्युनिटी को मोबिलाइज करना है, यूनाइट करना है, ट्रेनिंग देना है, डिसिप्लिन बनाना है, एंड एक फोर्स बनाना है, ताकि कुछ सालों में ऐसा बन जाए कि with one call they can raise in one body, और ब्रिटिश के खिलाफ जो मूवमेंट चल रहा है they can take on the British government. तो रेवोल्यूशन जो इसको बोलते हैं, they should be prepared for revolution. तो
to prepare the students and the youth for revolution. ये उनका मकसद था. And there was at that time there were several revolutionary organizations in Bengal, outside Bengal, particularly in Punjab, Uttar Pradesh, Maharashtra, South India में भी थोड़े थे, उतना इंटेंसिटी में नहीं, but mainly Punjab, Uttar Pradesh, Bengal and Maharashtra में concentrated थे ये सारे. So he was networking with all of them and training and raising small groups of the student and youth. आज जब हम ये बात करते हैं हमें बहुत ऑर्डिनरी लगता है, तो क्या हुआ, क्लब बना दिया, ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, थोड़ा परेड हो गया, थोड़ा लाठी खेल लिया, वो हो गया. बट जिस स्केल में वो करने लगे, ये 1923-24 में शुरू करके उसके बाद 3-3.5 साल के लिए जेल में भेज दिया गया, तो वापस आके फिर 27-28 में उतने शॉर्ट टाइम में 2-3 साल में he took it to a scale जहाँ पे the Viceroy of India was shaken. तो वो अपने confidential note में बंगाल गवर्नर के साथ डिस्कस कर रहे हैं इस मुद्दे को कि this guy is getting together all the students and he is kind of militarizing them. He is building extremist groups and who are turning to be a danger. इसीलिए this is the reason why उनका जो intent था कि करना है तो करना है और कैसे करना है क्लैरिटी था. तो इसके वजह से he was treated as the biggest enemy of the empire. मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा हूँ. I am not taking away credit from anyone. I cannot, even if I try, I cannot. Those are very big people. जो भी freedom movement में थे, जो हमारे leaders थे, they are great people. They have done a lot. They have given up a lot in their lives. But फिर भी, when you look at the big picture, the way British government जिस तरह से इनसे डरते थे, there was nobody who came close. जिस तरह से इनको torture किया गया है, there was no one who came close. There is no other freedom fighter जिनको 2 बार 3-3.5 साल करके देश के बाहर निकाला गया, exile में भेजा गया. तो that was the attitude. तो उनके बारे में we still don't know much and we have to know. We will find out. That is what we are doing and hopefully हम कर पाएंगे. बट लेसन क्या है, मैसेज क्या है, मतलब वो तो हुआ एक बहुत इंस्पायरिंग सा है. हम सुनेंगे, कहानी सुनेंगे, आज़ादी की कहानी सुनेंगे, लड़ाई की कहानी सुनेंगे. बट व्हेन वी टॉक अबाउट सुभाष बोस एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, कैसा थे, व्हाट डू वी हैव टू लर्न फ्रॉम हिम. मैं ये प्रेजेंटेशन एक्चुअली थोड़ा पुराना है, मैं थोड़ा पहले बनाया था, एक टेड स्पीच के लिए बनाया था. एंड आई थॉट इट इज़ वेरी सुटेबल फॉर दिस क्राउड ऑल्सो. It relates directly to the youth. हमें क्या सीखने को मिलता है, उनका जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो खो जाते हैं when we talk about his life and activities, political clashes, गांधी जी के साथ लड़ाई, पंडित जी के साथ लड़ाई, बाहर चले जाना, आर्मी रेस करना, तो इतने सारे इवेंट्स हैं, इतना कुछ किए हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स जो है ना, ये खो जाते हैं. बट दीज आर द थिंग्स व्हिच मेड हिम द मैन दैट ही वाज. तो 2-3 चीजों पे मैं हाईलाइट करूंगा. आई विल नॉट टेक टू मच टाइम. एक तो है उनका जो कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो कर देते हैं. एक था प्रिपरेशन, दूसरा अडैप्ट एंड इनोवेट, एंड परसिवियरेंस, नेवर गिव अप. Like the way Swamiji, after he came back, he faced so much opposition when he wanted to set up the Belur Mutt. He was not allowed to enter the Dakshineshwar temple. The rich people in Kolkata opposed him, but he said, "I have lived like a bulldog. I will go with the perseverance of a bulldog. मुझे करना है तो करना है, मैं करके छोड़ूंगा." And finally he succeeded. He did it against all opposition. जब बाहर जाना था स्वामी जी को, तो कैसे गए वही जानते हैं. वहां पहुंचने के बाद कुछ नहीं, खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, एक कहीं कोने में बैठा है, किसी भी तरह ठंड लग रहा है, कोई देखने को नहीं है, वहां से चिट्ठी लिख रहे हैं कि मुझे थोड़ा पैसा भेजो. तो हम जैसे लोग, ऑर्डिनरी लोग, वी वुड हैव गिवन अप, बट नॉट दीस पीपल, एंड दैट इज व्हाट मेक्स देम ग्रेट. ये एक सिंगल पर्पस, मतलब करना है, इस काम को हमें करना है, हमें करना है. I'll just elaborate a little bit. Preparation, मतलब ये जो है एडेप्टेशन, इनोवेशन की बात किया, बट ये बहुत क्रिटिकल है. यूटिलाइज क्राइसिस टू रीइन्वेंट एंड इमर्ज स्ट्रॉन्गर.
हमारे साथ ऐसा होता है जब भी हमारे लाइफ में कोई डिफिकल्टी आता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया, घर में 2 गाली पड़ गए, हमारा दिल बैठ जाता है, टूट जाते हैं, मतलब क्या क्या करते हैं मैं यहाँ नहीं बोल सकता, बट we try to take out our stress and tension through means which are not always appreciated. तो सुभाष बोस का एक चीज था टू यूटिलाइज द क्राइसिस। हम कंप्लेन करते हैं कि हमारे लाइफ में इतना डिफिकल्टी है, स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है, इसके बाद पीएचडी में कहाँ मिलेगा पता नहीं, पीएचडी करने के बाद नौकरी मिलेगा कि नहीं, लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये सारी चीजें हैं, तो इनके लाइफ में थोड़ा नजर डालते हैं। 1911-12 में कोलकाता आता है कटक से, प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन मिलता है। 1916 साल में उनको कॉलेज से रस्टिकेट किया जाता है। रस्टिकेटेड मतलब एजुकेशन चैप्टर इज क्लोज्ड। तो उस हालत में अपने आप को इमेजिन करिए, व्हाट ही डज, ही डजंट गिव अप, ही इज क्वाइट चिल्ड। जैसे हमारा एक हम इमेजिन कर लेते हैं पर्सनैलिटीज को, नेताजी के, हम नेताजी वाले फोटोज जब देखते हैं हम ये सोच लेते हैं कि अरे कितना मतलब ग्रेविटी है, कितना सीरियस है, एंड बट यू हैव टू लुक एट सुभाष बोस टू नेताजी एट डिफरेंट फेजेस। दैट्स व्हाट आई हैव ट्राइड टू डू विद द बुक बायोग्राफी आल्सो, कि सुभाष एज अ बॉय ही ग्रोज अप टू नेताजी। वो नेताजी होके पैदा नहीं हुए थे, नेताजी बने थे। तो एक बच्चा जो मतलब ठीक से बात नहीं करता है घर में, अपने घर में एक कोने में बैठा रहता है, इतना शर्मीला है कि भूख लगता है तो वो बोल भी नहीं सकता कि मुझे भूख लगी है, वो बंदा जाके नेताजी कैसे बन गए? तो यू हैव टू गो थ्रू दैट पाथ, यू हैव टू वॉक दैट पाथ टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट ही वाज एंड हाउ व्हाट ही बिकेम एंड हाउ ही बिकेम, एंड देन टेक द लेसन्स आउट ऑफ दैट। एंड देयर आर टू मेनी थिंग्स टू लर्न, टू मेनी थिंग्स टू रिलेट टू, बिकॉज most of his life was spent in the age group in those years which we can relate to. तो कैसे सोचते थे, क्या सोचते थे? ऐसा नहीं कि हमारे कुछ बहुत नए तरीके के चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं जो वो नहीं करते थे, उनको भी मतलब बिग सबसेट वाज कॉमन। तो ऐसा कोई नॉवेल्टी नहीं है चैलेंजेस में, चैलेंजेस वो टाइप्स सेम होते हैं, तो ही डेल्ट विद देम इन हिज ओन वे। तो ये व्हाट डज ही डू, ही इज क्वाइट चिल्ड। वो he is rusticated, and I think the wrong year I have written wrong, it should be 1914. तो उस टाइप पे he is rusticated, he goes back to Cuttack, gets into social service। social service मतलब क्या, क्लब नहीं बना के 3-4 दोस्त लेके निकल पड़ते थे मेडिसिन लेके। वहाँ पे उस टाइम पे कॉलेरा एपिडेमिक शुरू हो गया था, तो he used to just go to different villages, serve them, give them medicines, treat them, जितना हो सकता था, putting himself at danger completely। तो ये करते रहे। करने के बाद फिर थोड़ी देर, कुछ महीने बाद वहाँ पे कोलकाता वापस आए। फिर बहुत कोशिश के बाद आशुतोष मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी फादर, who was the vice chancellor of कोलकाता यूनिवर्सिटी, उनके कोशिश के थ्रू he got admission to Scottish Church College। अब इतना बिटर एक्सपीरियंस रहा है एक कॉलेज में, तो he was a good student, always a good student, but फिर भी बिटरनेस तो था, बिटरनेस तो होता है। तो he takes admission in Scottish Church, कम समय है बहुत है, he tops there also, he is a topper, his essays get read in the societies in Kolkata and all। तो मतलब कुछ nothing is lost in from his life, he is holding together everything, he is just gathering new experience, assimilating those, enriching himself, he is getting stronger with the crisis। सेम होता है। तो जब ये स्कॉटिश चर्च का खत्म हो गया तो ही वांटेड टू गेट इनटू द मिलिट्री, इनटू द आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड ट्रेनिंग लेना था उनको। तो वहाँ गए भर्ती होने के लिए, बट ही यूज्ड टू वेयर ग्लासेस, आई पावर, आई साइट वीक था, नहीं मिला। तो वहाँ नहीं मिला, क्या करें? यूनिवर्सिटी कोर्स जो था, ही केम बैक एंड गॉट एडमिटेड इन द यूनिवर्सिटी कोर्स। तो वहाँ पे सेमी मिलिट्री ट्रेनिंग तो मिल ही जाता है, एटलीस्ट ही गॉट दैट, ही टुक इट। वो खत्म हुआ, देन ही वांटेड टू गो अब्रॉड। गो अब्रॉड के लिए पिताजी ने कंडीशन रख दिया, आई कैन सेंड यू बट ओनली इफ यू अपीयर फॉर ICS एंड यू प्रॉमिस मी दैट यू विल सक्सीड एंड जॉइन द ICS। बोला हाँ ठीक है, कर लूंगा, चिल। तो चले गए। जब पहुंचे वहां पे 1921 साल में, 1920 साल में, ICS क्लियर करने में लोग सालों लगा देते हैं। जैसे आज के IAS हैं, कितने कितने सालों से लोग प्रिपेयर करते हैं।
उस टाइम पे ICS और भी टफ होता था, मतलब देयर वर इनटेक कितना था, 40-50 इन अ ईयर, कभी 30 कभी 25, कोई फिक्स नंबर नहीं था। आज तो एक फिक्स नंबर है, यू नो सो मेनी पीपल विल बी टेकन इन दिस ग्रुप, दिस कैटेगरी दैट, तो ये सारे हैं, वो उतना नहीं था। तो यू हैव टू प्रिपेयर एंड compete with the best in the world। 8 महीने मिला वहां पे। Within those 8 months, he prepared for his course, which he topped, and he ranked 4th in the ICS। 8 महीने में, because focus, crisis आया है, he is utilizing the crisis, और 4th रैंक आ गया ICS में। क्यों आया 4th आया? इसलिए कि संस्कृत का जो पेपर था, संस्कृत का एक बहुत लंबा चौड़ा टफ पेपर होता था, संस्कृत टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होता था एंड इंग्लिश टू संस्कृत ट्रांसलेशन होता था, पैराग्राफ, लंबा पैराग्राफ्स। तो ही कंप्लीटेड द ट्रांसलेशंस, ही डिड द ट्रांसलेशंस इन द रफ बुक, बट डिड नॉट गेट द टाइम टू कॉपी इट इन द फेयर आंसर बुक। तो ही लॉस्ट अ लॉट ऑफ नंबर्स देयर। क्या पता, मतलब वो नंबर अगर मिल जाता तो 4th की जगह 2nd या 1st भी हो जाते, बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। तो वहां से एज सुन एज ही गेट्स न्यूज कि ICS में मिल गया है, तो ही डिसाइड्स मैं तो जा रहा हूँ, ICS तो मुझे करना नहीं है, आई डोंट वांट टू जॉइन दिस, तो मैं जा रहा हूँ देश में, आई वांट टू जॉइन द नेशनल स्ट्रगल। ही स्टार्ट्स राइटिंग लेटर टू द सेकंड टॉलेस्ट लीडर एट दैट टाइम इन द कंट्री, देशबंधु चित्तरंजन दास। तो लंबा चिट्ठी कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए, एंड नॉट स्पेकुलेटिव हाइपोथेटिकल वेग लेटर्स, प्रॉपर एक्शन प्लान देकर कि कांग्रेस को एक इंटेलिजेंस सेल बनाना चाहिए, एक रिसर्च सेल बनाना चाहिए, द कांग्रेस शुड हैव अ हेडक्वार्टर्स एंड ऑल। तो पूरा प्लान वैन देके लेटर आफ्टर लेटर स्टार्टेड सेंडिंग, एंड देशबंधु वाज नेचुरली इम्प्रेस्ड एंड ही कॉल्ड हिम बैक, तो आ जाओ ज्वाइन कर लो। देन ही कम्स बैक, ऑन हिज वे बैक ही मीट्स गांधी जी के साथ काफ़ी बातें होती है। बॉम्बे में उतरे, जिस जहाज में वापस आए वहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर भी आ रहे थे, तो शिप में टैगोर के साथ भी एक्सचेंजेस होते हैं। वापस आते हैं, गांधी जी से मिलते हैं, एंड ही इज टेरिबली अनइम्प्रेस्ड, कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड। He wrote later, when he wrote his commentary on the Indian freedom struggle, the Indian struggle, जो किताब लिखा था, उसमें इस फर्स्ट मीटिंग I found he has no clarity of thought, मतलब करना चाहते हैं पर कैसे करेंगे, कहाँ से कहाँ जाएंगे, स्टेप्स क्या होंगे, कोई क्लैरिटी नहीं है। तो that was his disappointment. तो anyway, he comes back, joins देशबंधु। सर मैंने जो पढ़ा है उसमें ये है कि उन्होंने कुछ समय के लिए, मतलब उस गवर्नमेंट के लिए काम किया। कौन सी गवर्नमेंट के लिए? ICS का उन्होंने कुछ काम जॉब किया उन्होंने? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने गलत किताबें पढ़ी है। So he comes back, joins Deshbandhu, and then Deshbandhu Chittaranjan goes against Mahatma Gandhi, forms his new party, Swaraj Party wins elections, बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली में जीतते हैं, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जीतते हैं, एंड ही बिकम्स द यंगेस्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सुभाष बिकम्स द यंगेस्ट chief executive officer of the Kolkata municipality. He is just 27, and Kolkata is the country's largest municipal corporation at that time, and he is the CEO. 6 महीना भी नहीं होता है, the British government arrests him, sends him off to Burma on suspicion. What suspicion? किसी को पता नहीं, because he was not given a charge sheet, he was not given any document, but सबको पता था कि because of the links with the revolutionaries he was arrested. Not only he, but many other चित्तरंजन दास's main group जो थे, support group जो थे, the young brigade, they were all arrested and sent to different places. A big group was sent to Mandalay. तो सुबह उसको जब मंडला भेजा गया था, उनको ना ही सिर्फ ये नहीं बताया गया कि आपकी चार्जेस क्या है, क्राइम क्या है, but he was also not given a court hearing. He was not produced before the police. He was not told कि कितने साल या कितने महीने के लिए आपको भेजा जा रहा है, which basically means he did not know वापस कब आएंगे या आएंगे भी या नहीं। एक 27 साल का लड़का, यूथ, प्राइम एकदम, कितना कुछ कर रहे हैं, एंड वो जो 6 महीने उनको मिला कलकत्ता कॉर्पोरेशन के CEO के हिसाब से, he changed the way the corporation functioned. बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, आपके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट सप्लाईज, लॉजिस्टिक्स टू द मार्केट,
जो गार्बेज रिफ्यूज कलेक्शन सिस्टम, डिस्पोजल सिस्टम, एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को बदल के रख दिया था 6 महीने में. एंड इवन आफ्टर ही वाज सेंट टू जेल, till for the first 2-3 months files were regularly sent to him. वो जेल में बैठ के फाइल्स चेक करते थे, इंस्ट्रक्शंस भेजते थे, क्या काम करना है वो करते थे. बट उसके बाद जब बर्मा चले गए तब तो कुछ करने का नहीं है, तो ऑब्वियसली ही कांट. तो यहाँ क्या किया, यहाँ पे तो जिंदगी तो खत्म होने वाली है. So what does he do? He gathers the revolutionaries around him, keeps themselves mentally and physically fit by playing games. बैडमिंटन खेल रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट इंडिविजुअली क्या कर रहे हैं? He starts preparing himself. He doesn't know whether he's going to get out, but look at his optimism and look at his spirit. He starts preparing himself. Politics के जितने सारे किताब हो सकते हैं, in tons he used to get books. वो मंगवाते थे, पढ़ते थे, अपना नोट्स लिखते थे. तो वो जेल में बैठ के जो नोट्स लिखे थे, they are so valuable at that age. वो कभी पूरी तरह से पब्लिश नहीं हुआ है, बिट्स एंड पीसेस में पब्लिश हुआ है बिकॉज ऑफ द फैमिली, बोस फैमिली पॉलिटिक्स एंड ऑल. अनफॉर्चुनेट फॉर अस, बट मैंने देखे हैं उनके. आई हैव गॉट कॉपीज ऑफ द हैंड रिटन नोट्स. अनफॉर्चुनेटली आई कैंट पब्लिश इट बिकॉज आई डोंट हैव द कॉपीराइट, बट मैंने पढ़ा है. फैंटास्टिक एंड फैबुलस स्टफ. तो वो नोट लिखते थे. उस किताब मतलब कंपाइलेशन का नाम दिया था पेबल्स इन द सी शोर. तो जस्ट थिंक ऑफ द, लेट द नेम रिंग इन योर माइंड, पेबल्स इन द सी शोर. के स्ट्रे थॉट्स बट कोहेरेंट थॉट्स, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स. वो एक चीज पे अपना आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर रहे थे. दूसरा चीज क्या किया? ही वेंट स्ट्रेट इनटू स्पिरिचुअलिज्म में. तो बहुत सारे इंटरेस्ट थे बचपन से. भाग गए थे घर से साधु बनने के लिए, भगवान को ढूंढने के लिए, गुरु ढूंढने के लिए. 14 साल की उम्र में भाग गए थे. तो वो इंटरेस्ट तो था ही. नाउ ही स्टार्टेड प्रॉपर तंत्र साधना. He started reading up, he started exploring, he started going deep into it. तो ये उनका लाइफ का एक रूल बन गया कि कहीं पे भी जब भी वो जेल गए हैं, बहुत बार गए हैं, 11 बार गए हैं, तो अपना एक कोने में बेडशीट लगा के एक कवर्ड एरिया बना लेते थे. तो वहीं पे प्रतिमा स्थापन करके छोटा सा कोई फोटो लगा के अपना साधना करते थे. एंड नोबडी एल्स हैड एक्सेस टू दैट प्लेस. तो वो जो फिर भी लोग देखते थे, देख पाते थे, देख लेते थे. जो लोगों ने जो देखा है अदर रेवोल्यूशनरी जेल में उनके साथ रहते हुए, वो जो स्टोरीज है वो कंप्लीट मैडनेस. आई मीन वो सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो स्टोरीज. बट दैट इज नॉट द टॉपिक टुडे. तो पॉइंट ये है, ही यूटिलाइज्ड डिस्पाइट देयर इज नो एश्योरेंस कि मैं बाहर आऊंगा जिंदा या नहीं, किसी को पता नहीं. ही वाज, फोकस क्या था कि आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर द फ्यूचर. तो आए जब बाहर 27 में, ही वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड. तो ये हुआ. इसके बाद जब बाहर आए, उसके बाद गांधी जी के साथ झगड़ा शुरू हुआ. गांधी जी, सुभाष एंड नेहरू वेर वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी क्लोज फ्रेंड्स एट दैट टाइम. तो दोनों के एज आसपास ही है, कुछ सालों का फर्क है. पंडित जी वॉज फ्यू इयर्स एल्डर टू हिम, बट दोनों के सोच मिलता था, इकोनॉमिक आइडियाज, वर्ल्ड व्यू थोड़ा मिलता था, काफी कॉमनैलिटीज थे. तो दोनों अच्छे दोस्त बन गए. और पॉलिटिक्स का जो रेडिकल लाइन था, दोनों उसी को फॉलो कर रहे थे. सो दे वर वर्किंग टुगेदर. बट एक चीज अभी से नजर में आ गया कि झगड़ा गांधी जी से दोनों मिलके करते थे, पर जब डिसीजन लेने का टाइम होता था, पंडित नेहरू हमेशा गांधी जी के साथ चले जाते थे और सुबह अकेला खड़ा रह जाता था. तो ये पैटर्न चलता रहा. बट तो ये गांधी जी के साथ झगड़ा हुआ, 28 में हुआ, 29 में हुआ, 30 में हुआ, 31 में हुआ. तो ये चलता रहा. उधर ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ भी चल रहा है लड़ाई. 33 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद 33 में, 32 में जेल में डाल दिए. फिर तबीयत इतना खराब हो गया, टीबी हो गया, तो फिर ट्रीटमेंट के लिए एग्जाइल में जाना पड़ा यूरोप में. तो एक तो जेल में बंद, फिर देश के बाहर. ये भी नहीं बताया गया, इस बार भी नहीं बताया गया कि कब आ सकते हैं वापस. सिर्फ इतना बताया गया, द इंडियन गवर्नमेंट, द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट क्लियरली टोल्ड हिम दैट अनलेस वी गिव यू एक्सप्लिसिट परमिशन, यू कैन नॉट रिटर्न टू इंडिया. आप वापस नहीं आ सकते, हम आने नहीं देंगे आपको.
तो सुभाष बीइंग सुभाष ही से ठीक है मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। बोला नहीं इंग्लैंड भी नहीं जा सकते, आप इंग्लैंड भी नहीं जाओगे, आपको यूरोप में रहना पड़ेगा। तो बाद में बहुत बाद में पता चला, 3 साल 4 साल बाद पता चला कि ये जो बोला था कि आप इंग्लैंड भी नहीं जा सकते ये झूठ था, इट वॉज इलीगल। तो उनको सिर्फ मिसलीड करने के लिए बोला गया था। तो आप सोचिए कितना मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट कितना डरते थे कि ना सिर्फ इनका भारत आना वो बंद कर दिया, वो इंग्लैंड अपने देश में भी जाने नहीं दे रहे हैं कि ये बंदा अगर वहां जाके 4-5 स्पीच दे देगा तो हमारा केस खराब हो जाएगा, तो वी शुड नॉट लेट हिम गो देयर आल्सो। तो ये रहा। तो क्या करें यहाँ यूरोप में, क्या करें यूरोप में है क्या? यूरोप में एज luck would have it or as fate would have it, it was exactly the time when Hitler had come to power and पूरा उथल पथल चल रहा था यूरोप में, पूरा यूरोप में। यूरोप was being reconstructed, ideological clashes चल रहा था, government systems were changing, but that was only of one interest to Subhash Bose. He was more interested. What did he do? He was interested in networking and learning. So he started networking with all the top guys in all the countries. Their prime ministers, their presidents, party bosses, जितने सारे बड़े बड़े म्यूनिसिपैलिटीज थे, वियना, म्यूनिक, ऐसे जितने सारे वो थे म्यूनिसिपैलिटीज थे, हर जगह पे गए, उनके मेयर्स के साथ डिस्कशन किया, घूम के देखा उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसे काम करता है। और जब मिलते थे नोट्स लेते थे, वो नोट्स लेके उस टाइम पे कोलकाता का जो मेयर थे उनको वो नोट्स भेज देते थे कि प्लीज ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग्स इन कोलकाता, कोलकाता विल बिकम अ वर्ल्ड क्लास सिटी, वी कैन डू दिस। तो हम वी ऑब्वियसली वी डिडंट डू इट। तो कोलकाता में जो बैठे थे वो नहीं किया या नहीं कर पाए, वट एवर द केस इज, बट दिस इज हाउ ही इंटरेक्टेड, दिस इज हाउ ही बिल्ट हिज नेटवर्क। इसका अपना, so he became the ambassador of India in exile. He became the face of India in exile. इसका डायरेक्ट बेनिफिट क्या हुआ? एक तो हुआ कि इंडिया का जो स्ट्रगल चल रहा है that was known, well known in that became well known in Europe. Number 1. Number 2, जब वो दोबारा 1941 में यूरोप गए, he had a network prepared, जो वो 33 से 36 तक काम करके प्रिपेयर करके आए थे, वो नेटवर्क उनको रेडीमेड मिल गया। सो ही जस्ट हैड टू टैप इट। तो ये फोरसाइट होता, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ही न्यू के 41 में मैं आऊंगा और ये करूंगा, बट ही हैड प्रिपेयर्ड द नेटवर्क, द ग्राउंड वर्क। अपने इंडियन स्टूडेंट्स जो है, वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स जो है, यूनिवर्सिटी के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में जो थे, चाहे नाजी हो या फैसिस्ट हो या डेमोक्रेट हो, कोई भी हो, विथ एवरीबॉडी इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और इंक्लिनेशन, चाहे जर्मन हो चाहे ज्यू हो। एक मतलब बहुत सारे रूमर्स फैलाया गया है नेताजी के ऊपर। एक है दैट ही साइडेड विद द नाजी कैंप, सो ही हेटेड ज्यूज। वन ऑफ द मोस्ट रेवरेंशियल एंड बेस्ट बुक्स, मोस्ट इमोशनल बुक्स ऑन नेताजी हैज बीन रिटन बाय अ ज्यूइश कपल, जो इस टाइम में वियना में उनसे मिले थे, वियना और प्राग में उनसे नेताजी से मिलते, सुभाष बोस से मिले थे। इतना इम्प्रेस्ड हुए थे। सुभाष जस्ट टोल्ड देम दैट यू गाइस शुड लिव बिकॉज दिस गाय हिटलर इज अ मॉन्स्टर, ही वोंट लेट यू लिव इन पीस, यू शुड गो, यू शुड आई मीन लुक टुवर्ड्स गोइंग टू द यूएस और सेटल समवेयर एल्स, एटलीस्ट लीव दिस प्लेस। तो उन लोगों के बीच में जो डिस्कशंस हुए, जो बातें हुई, वो सब रिकलेक्ट करके दिस लेडी किटी कुर्ती, शी रोट अ बुक, द सुभाष आई न्यू और समथिंग लाइक दैट, एंड सो टचिंग, दैट बुक इज सो टचिंग। तो ये जो झूठ फैला जाता है पकड़े जाते हैं, वो भी पकड़े जाते हैं। एनीवे, आई मीन टू कट द स्टोरी शॉर्ट, कम बैक टू द मेन थिंग। सो 35 में उनकी 34 की उनकी पिताजी का देहांत हो जाता है। फिर उसी साल ही राइट्स, वहीं पे बैठ के ही यूटिलाइजेस द टाइम एंड his contacts and everything, whatever he gets, he writes his masterpiece, The Indian Struggle, जो पब्लिश करते हैं एक ब्रिटिश पब्लिशर, एंड इट इज़ एन इंस्टेंट हिट। इंस्टेंट हिट वहाँ हो जाता है, इंग्लैंड में हो जाता है, यूरोप में हो जाता है, बट बुक इज इमीडिएटली बैंड इन इंडिया। तो भारत में कोई पढ़ नहीं पाता है। तो एनीवे, तो देन ही गेट्स टायर्ड एंड ही टेल्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट जो करना है कर लो, मैं तो जा रहा हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ भारत, तो मैं अगर रोक सकते हो मुझे तो रोक लो। So he forces his way back, and as usual, he lands in Bombay and is arrested immediately.
तो जेल में डाल देते हैं एंड देन चलता रहता है. बट देन कांग्रेस पिक्स अप मूवमेंट अगेंस्ट हिज अरेस्ट. तो उसके चलते ही इज रिलीज, देन ही बिकम्स अ कांग्रेस प्रेसिडेंट. बट 19 एक साल कांग्रेस प्रेसिडेंट रहने के बाद 1939-40 में गांधी जी के साथ फिर से लड़ाई. ही इज थ्रोन आउट ऑफ कांग्रेस, ही इज एक्सपेल्ड, प्रैक्टिकली एक्सपेल्ड फ्रॉम कांग्रेस. तो जिस पार्टी के लिए इतने साल इतना कुछ कर रहे थे वहीं से निकाल दिया गया क्योंकि वो गांधी जी के रास्ते पे चलने को तैयार नहीं थे. तो क्या करें, इट्स लाइक अ डेड एंड. पॉलिटिकल करियर लोगों के खत्म हो जाते हैं गांधी जी से लड़ाई करके. तो इसीलिए कोई लड़ाई करना भी नहीं चाहता था, तो वो कर लिया. अब वहां क्या किया, अपना पार्टी बना लिया. तो गांधी जी के साथ लड़ाई हुआ है, कांग्रेस से निकाल दिया, मैं अपना पार्टी बनाऊंगा. अपना पार्टी बना के फिर मैं सबके साथ मैं देखूंगा किस किस के साथ मैं कोalition बना सकता हूँ, किसके साथ कोलैबोरेट कर सकता हूँ. क्योंकि the idea is not to come to power, the idea is to win freedom, the idea is to throw out the British government. तो जो भी सेम थिंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस या पीपल है उनको इकट्ठा करने की कोशिश की. देन वेंट इनटू दैट रूट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. और कोई समझे सुभाष बोस को या ना समझे, ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडरस्टूड हिम द बेस्ट एंड द मोस्ट. तो वो लोग समझ गए ये बंदा करना क्या चाहता है. तो इमीडिएटली 1940 जुलाई में तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया. दे अरेस्ट हिम एंड थ्रो हिम इनटू द जेल. तो जेल में जब डाला उस टाइम पे, दैट इज द एंड ऑफ पॉलिटिकल कैरियर एंड पॉलिटिकल लाइफ, इफ नॉट द होल लाइफ. क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू रिलीज मी फ्रॉम जेल. और जेल में बैठ के मैं करूंगा क्या, कुछ नहीं कर सकता. बाहर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो उतना ज्यादा नहीं बोलते हैं, ज्यादा लड़ाई नहीं करते, उनको शायद कभी जेल में डालेंगे, कभी बाहर रखेंगे, कभी डालेंगे, कभी बाहर रखेंगे, पर मुझे तो नहीं छोड़ने वाले हैं. तो मैं क्या करूं. ऐसे ही चक्कर में जब उनको समझ में आ गया कि ये लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट हिलने वाले नहीं है, ही स्टार्टेड हंगर स्ट्राइक. हंगर स्ट्राइक में तबीयत खराब हो गया. ही अप्लाइड कि मुझे होम अरेस्ट पे रखो, मैं जेल में रहूंगा तो मेरा तबीयत खराब हो जाएगा. ब्रिटिश गवर्नमेंट सेड यू आर ब्लफिंग, यू आर ट्राइंग टू फूल अस. ही सेड नहीं, तो फिर अपने डॉक्टर भेजो. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो सरकार है बंगाल गवर्नमेंट उस टाइम पे, तो अपने डॉक्टर्स भेजे, टीम ऑफ डॉक्टर्स. तो वो लोग जाके चेक करके आए, बोला हाँ नहीं, इसका तो तबीयत बहुत ही खराब है, हालत बहुत ही खराब है, मर जाएगा, इसको घर भेजना होगा. सो ही वॉज पुट अंडर हाउस अरेस्ट. तो हाउस अरेस्ट मतलब क्या है, एक घर में रख के बाहर 4 पुलिस खड़े हैं, ऐसा नहीं. वो अपना बंगलो है, मकान है, तो बहुत बड़ा है. तो एक घर में उनका अपना जो कमरा था उसी में रहते थे. He used to stay there, meet people, talk to people, but he couldn't go out. Or at any point of time, surrounding the entire house, there were 25 to 30 to 40 policemen, spies roaming around. कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या बातें हो रहा है. Everything was recorded and reported because their intelligence system was top notch. The Bengal police, the British police, Indian police, I mean British police नाम से है, पुलिस तो सारे बंगाली ही थे या इंडियंस ही थे. तो that was a top notch system. It worked very efficiently. उस हालत में जब सब कुछ अटक गया है, one fine morning people discover that he is not there. He is just not there. तो सब परेशान हो गए कि कहाँ चले गए. तो क्या करें, वहाँ पे सबको दिखाने के लिए तो देयर वाज दिस टाइगर स्किन जिसपे वो मेडिटेट करते थे, वो था. सिस्टम था कि कोई ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज के डोर के कमरे में कोई नहीं जाएगा, डोर के नीचे से एक प्लेट में खाना डाल देंगे और हो जाने के बाद एम्प्टी प्लेट ले जाएंगे, बस. दैट वाज द ओनली इंटरेक्शन विद द फैमिली. और कोई बात नहीं करेगा, कोई आएगा नहीं, जाएगा नहीं, कुछ नहीं. इसी चक्कर में तो ऐसे ही करते करते एक दिन देखा गया कि नहीं है, क्योंकि प्लेट डाल रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, बाहर नहीं आ रहा है एम्प्टी प्लेट, तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा. तो दे ब्रेक ओपन द डोर एंड एंटर एंड ही इज नॉट देयर. तो गए, भाग गए चिड़िया. तो नेक्स्ट पता चला, इंडियंस गॉट टू नो अबाउट हिम वाज समटाइम इन 1941 नवंबर. तब भारत में ये अनाउंस हुआ, सरकार ने अनाउंस किया कि ही इज इन जर्मनी. जस्ट इमेजिन द शॉक एंड सरप्राइज कि इस बंदे का जिंदगी खत्म कर दिया था कांग्रेस ने और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने. वो बंदा पहुंच गए जर्मनी. कैसे पहुंच गए, किसी को कोई आइडिया नहीं है, किसी को कोई आइडिया नहीं है. तो
इसका इनसाइड स्टोरी जो है, इनसाइड स्टोरी ये है कि पीपल थिंक, जो बाद में बायोग्राफी पढ़े हैं, बाद में जो हमने पढ़े हैं, कि वहाँ जेल में डालने के बाद ही स्टार्टेड प्लानिंग कि हम मुझे बाहर जाना पड़ेगा। आजकल एक नया स्टोरी आ रहा है दैट ही मेट सावरकर एंड सावरकर गिव हिम द आइडिया दैट बाहर जाओ। तो ये बहुत सारे स्टोरीज ऐसे हैं। मैं जब रिसर्च कर रहा था किताब के लिए, देन आई रियलाइज्ड he had started planning his exit from India from 1930 सितंबर और अक्टूबर, जिसका मतलब वो अपना बाहर जाने का प्लान 1 साल के ऊपर से कर रहे थे। और सिर्फ प्लान का क्या मतलब हुआ? प्लान मतलब ये हुआ सिर्फ बैठ के प्लान करना नहीं, पेपर एंड पेन लेके प्लान करना नहीं, लोगों को चिट्ठी लिखना नहीं। ही सेंट वन टीम के आप लोग पंजाब, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, ये सब होके अफगानिस्तान होते हुए क्रॉस द रिवर एंड गो टू रशिया एंड फाइंड आउट द रूट कि कौन सा रूट है। एक टीम वहां से गए, मुझे रशिया ही डिसाइडेड कि मुझे रशिया जाना है, कि रशिया इस रूट से कैसे जाते हैं, कितना टाइम लगेगा, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, आप जाके फिगर आउट करो। तो रेकी एक टीम भेज दिया, वो लोग चले गए 1940 के अर्ली 1940 रेकी करके आ गए। उसी टाइम पे दूसरा टीम जो है वो चले गए, टीम मतलब एक ही बंदे थे, ही वाज वेरी क्लोज कॉन्फिडेंट, लाला शंकर लाल। लाला शंकर लाल वाज अ बिजनेसमैन एंड अ फाइनेंशियर ऑफ सुभाष बोस, मतलब पागलों की तरह प्यार करते थे, कुछ भी मतलब जान भी लुटा देंगे उस टाइप का। एंड ही वाज एन इंश्योरेंस बिजनेसमैन, तो काफी पैसा था, तो जितना पैसा था वो सारे सुभाष बोस को देते थे। तो लाला शंकर लाल को सुभाष ने भेजा कि आप जापान जाओ, वहां पे लोगों से मिलो, रशियन एम्बेसडर से मिलो, और जब जाओगे इधर से पता करो कि रूट कौन सा अच्छा है। मैं जापान से होकर रशिया जा सकता हूँ या चाइना के कोस्ट से जा सकता हूँ, तो ये सारे रूट का पता करके आओ। तो 3 टीम्स वेंट आउट टू फिक्स द रूट कि कौन सा रूट लेके वो रशिया जाएंगे। एज अ रिजल्ट सुभाष बोस 1940 के जुलाई में जेल जाने से पहले सब कुछ डिसाइड हो गया था दैट ही वाज गोइंग। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, चले भी जाते हैं। प्रॉब्लम ये हुआ कि हमारा जो नेचर है, बिग माउथ ब्रैगिंग नेचर जो है, तो एक फनी स्टोरी, दिस इज अ फनी स्टोरी। कलकत्ता कॉर्पोरेशन का किसी एम्प्लॉय का कुछ पैसा वैसे कुछ चाहिए था एंड ऑल, घर में कोई फंक्शन था या लीव चाहिए था, तो आए, तो किसी और ने बोल दिया तो जल्दी जाओ सुभाष बाबू से साइन करा लो। एंड ही वाज एन ऑल्टर मैन, तो साइन करा लो, पता नहीं फिर कब होगा कि नहीं होगा। तो ही सेड कि कहीं जा रहे हैं क्या, तो ही गॉट सस्पिशियस कि कहीं जा रहे हैं क्या, तो नहीं पता नहीं क्या हो रहा है, ये हो रहा है, पर साइन करा लो। तो वो साइन तो करा लिया, वापस आ गए, पर चुप थोड़ी ना रहने वाले हैं। वो जाके 10 बंदे से और बताया, अच्छा पता है सुभाष बाबू कहीं जा रहे हैं क्या, 10 बंदे से पूछ लिया। तो ये बात करते करते किसी और एक कांग्रेस लीडर के पास पहुंचा, हु वाज प्रिवी टू द इंफॉर्मेशन। मैं नाम नहीं बोलूंगा इनका, पर बाद में ही बिकेम द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो एक ब्रिटिश पार्टी में जाके थोड़ा ज्यादा चढ़ा लिया और बोल दिया, तो बातों में निकल गए। तो सुभाष हैड टू ड्रॉप द प्लान। ड्रॉप द प्लान का मतलब ये हुआ कि जेल जाना पड़ा। द होल प्लान गॉट पोस्टपोन बाई 6-7 months। तो ये डिले हुआ। बट द थिंग इज, जैसे एक हर्डल को फेस कर रहे हैं, ही इज री इन्वेंटिंग हिमसेल्फ कॉन्स्टेंटली। मैं समझता हूं कि हम जैसे जो आम लोग हैं, जैसे नॉर्मल लोग हैं, कृष्ण मेनन था, सॉरी कृष्ण मेनन था कि डिफेंस नहीं नॉट कृष्ण मेनन। कृष्ण मेनन दोस्त नहीं था, कृष्ण मेनन वाज नॉट अ फ्रेंड एंड नॉट अ कॉन्फिडेंट डेफिनेटली। कृष्ण मेनन मोर एडवर्सरी। तो हाँ, सो व्हाई आई एम सेइंग कि इतने सारे प्रॉब्लम्स जिंदगी के हर स्टेप में अगर हमें फेस करना पड़े, हम तो पागल हो जाएंगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे, मतलब विल गिव अप। एंड दैट इज व्हाट हैपेंस एंड दैट इज व्हाट सैडन्स मी एक्सट्रीमली। नथिंग सैडन्स मी, मुझे इतना दुख और किसी बात से नहीं पहुंचता है व्हेन आई रीड students giving up their life, taking their life just because they have not been able to make it through an exam, because they have not got some support from family or whatever reason. And that is happening because these kind of lessons, हमें
रट्टा मार के सिखाया जाता है कि नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज बनाया था। हाँ बनाया था, ठीक है भाई, पर नेताजी क्या थे वो तो समझाओ पहले। एक बंदा जब छोटा है, जब बच्चा है, बड़ा हो रहा है, उनको तो पता होना चाहिए पर्सनल डेवलपमेंट क्या होता है, क्या करना चाहिए जिंदगी में। हर मोड़ पे, हर रास्ते पे ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे, क्या करोगे? द लेसन इज टू री इन्वेंट योर सेल्फ, इनोवेट करता रहो, चेंज करो, यूज एवरी क्राइसिस, एवरी प्रॉब्लम एज एन अपॉर्चुनिटी। तो दैट इज द थिंग व्हिच ही डिड एंड ही कुड डू इट। तो ये तो है, जर्मनी पहुंचे, जर्मनी में पहुंचे, बहुत कुछ हुआ, हिटलर ने सब कुछ दे दिया, जो मांगे थे सब कुछ दे दिया, एंड फिर भी बात नहीं बनी। तो वहां से लगा कि अब तो खत्म होने वाला है। मैं 1942 में ही स्टार्टेड फीलिंग दैट आई एम जस्ट सिटिंग हियर आइडलिंग हियर, कुछ हो नहीं रहा है, आई एम नॉट एबल टू टेक द आर्मी टू इंडियन बॉर्डर, तो यहाँ बैठ के क्या करूंगा? तो ये करते करते देन ही ट्राइड एंड स्ट्रगल्ड एंड देन फाइनली इट मेड द सबमरीन जर्नी, व्हिच इज द ओनली एग्जांपल कि एक लीडर को, एक नेशनल लीडर को एक सबमरीन में कैरी किया गया था फ्रॉम वन कंटिनेंट टू अनदर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर। देयर इज नो अदर एग्जांपल। तो वहां से जर्मनी आए, जापान आए, जापान में लड़े, आजाद हिंद फौज बनाया, आजाद हिंद गवर्नमेंट बनाया। तो दो कंटिनेंट में, यूरोप में एक गवर्नमेंट बनाया, एक आर्मी बनाया, बात नहीं बनी। वहां पे पूरा सेटलमेंट एक जना के हाथ में सौंप के पुट हिम इन चार्ज। He traveled for 90 days through the most dangerous journey, changing submarines in the in between in Madagascar, जो उनको मतलब स्विमिंग नहीं अच्छे से आता था, those choppy seas in the middle of night, मतलब trained sailors डरते हैं। तो वो कोई हमारे आज के जैसे सुबह, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, when you think of a youth leader, he is not one of those एजेड, ओल्ड एज और लेट एज पॉलिटिशियंस जिनको देखने की आदि हो गए हैं हम, कि बात करेंगे जैसे मतलब कितने जन्मों का विजडम लेके बात कर रहे हैं, या बेयरली हिल सकते हैं, ऐसा उस टाइप का। फिट, डेयरडेविल एंड रिस्क टेकिंग में कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई डर नहीं है, डर नहीं है, किसी भी चीज का कोई डर नहीं है। तो वहां पे जो सबमरीन क्रॉस कर सकते हैं, एक डिंगी, एक रबर डिंगी, मतलब इस साइज का होगा रबर डिंगी, दोनों सबमरीन में बंधा हुआ है धागा, तार, मतलब वायर बंधा हुआ है। वो वायर अगर टूट गया तो कहाँ चले जाएंगे किसी को कुछ पता नहीं है। एंड दोज वाटर्स आर इन्फेस्टेड विद शार्क्स। जाने से पहले वो तो शार्क के पेट में जाएंगे। तो उस हालत में करते हैं, जब जापान पहुंचते हैं, जापान में जाके फिर से एक नया गवर्नमेंट रेस करते हैं, फिर से एक नया आर्मी रेस करते हैं, जापान गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करके he gets the first piece of independent India, the Andaman Islands. Then he brings the INA to fight with the Japanese army, along with the Japanese army, enters Imphal, enters Indian soil, वहाँ पे tricolor hoist करते हैं for the first time. तो ये सब करने के बाद जब हार गए जापान, जब हार गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होप्स वर लॉस्ट, His hopes were not lost. जब उनको ये बताया गया, when the news was conveyed to him, कि सर the Japanese minister came and informed him that our emperor has surrendered. He said, really? That's that. What next? These were his words. And then he turns around and tells his people who were sitting with him in that place, in that bungalow, so you see, we are the only people who have not surrendered, and we will not. We will keep our fight. तो यहाँ फिर this happens in August, 15th August को surrender होता है, जापान announces the surrender, but he is a head of a state, तो उनको 10-11 तारीख तक पता चल जाता है, तो गवर्नमेंट, जापानीज गवर्नमेंट है, उनको एडवांस इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो उसके बाद क्या करना है? उसके बाद रास्ता खुला है, एक ही रास्ता है कि वहां तो रह नहीं सकते। अरेस्ट होने का मतलब है या तो वहीं पे जान से मार देंगे, ऑफ विच ही वाज नॉट स्कैर्ड, बट इट्स अ वेस्टेज ऑफ लाइफ। तो एक बार नहीं, तो इट्स अ वेस्टेज ऑफ लाइफ, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। तो उससे अच्छा है ही डिसाइड्स कि मैं अपने कुछ कमरेड्स को लेके, वेरी क्लोज कमरेड्स को लेके, आई विल गो टू सम अदर एरिया, रशिया में चला जाऊंगा। मेरा ओरिजिनल आइडिया तो रशिया था, एंड बाय दैट टाइम ही हैज understood कि रशिया allied
पावर्स के अंदर रशिया वन साइड एंड इंग्लैंड एंड यूके ऑन द अदर साइड, इन लोगों में बन रही नहीं है एंड दे आर गोइंग टू फॉल अपार्ट. तो रशिया इज एंटी इंपीरियलिस्टिक बाय आइडियोलॉजी. रशिया विल हेल्प इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. सो ही वांट्स टू मूव टू रशिया. तो ये जब ये खत्म हो गया, सब कुछ यहाँ पे खत्म हो गया, he finds out another way. तो ये constant dead end, and he reinvents, finds a new solution, rediscovers himself and moves on. But ये क्या ऐसे ही हो रहा था? ऐसे ही नहीं होता है. He was a man who Subhash Bose was a person who never left anything to chances. कि हो जाएगा, कर लेंगे, नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है. So he was always ready with 2 to 3 plans. One plan, main plan, उसका first backup, second backup, plan A, plan B, plan C. So that's why, I mean, उनका जिंदगी का एक motto था that I don't want to be surprised. I don't like being surprised. So he was not ready to be surprised by the situation, by the circumstances around him. तो सब कुछ तो इंसान के कंट्रोल में नहीं होता है, हमारे हाथ में नहीं होता है. We are often surprised. But if we are prepared enough, वो सरप्राइज और शॉक का इंटेंसिटी कम होता है. एंड यू आर रेडी विद समथिंग. जैसे बहुत बचपन में, छोटे उम्र में उन्होंने अपने लाइफ का गोल ठीक कर लिया. बहुत सीधा साधा गोल है, मतलब इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है नहीं, मुझे जिंदगी में बनना क्या है, करना क्या है. His thing was that if I have come to this world, I have a mission. What is my mission? Same with India, Bharat ke liye. He kept saying the same thing. कि India has a mission, India has a message, and that message has to be taken to the whole world. ये हुई उनका मिशन. तो क्या वो था? अपने आप को कैसे बनाना है? Embodiment of the past, मतलब अपने लेगेसी को जानो, हेरिटेज को जानो, assimilated. You are a product of the past, embodiment of the past. तो you cannot be rootless. If you are rootless, if you become rootless अपने संस्कारों से, then you are a nobody. You just become another person, aimless person. कि आप आए कहाँ से हो ये तो पता रहे, कौन से वैल्यूज से उठ कर आए हो, क्योंकि आपके पीछे हजारों सालों की थॉट है, फिलोसॉफी है, एक्शन है. You have come now representing all that. वो आपके अंदर built up है. So you have to know that. So embodiment of the past. Then product of the present. Because being an embodiment of the past is also risky. बहुत लोगों में होता है ये, सिर्फ पीछे ही पड़े रह जाते हैं. तब ये था, महाभारत में ये है, वेदास में ये है, रामायण में ये है, आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं. तो वो तो है जो है, those are fantastic things and they make us what we are. But हमारे आसपास जो हो रहा है, you have to keep up to it. Science and technology जो डेवलपमेंट हो रहा है, सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो ग्लोबल चेंजेस हो रहा है, पॉलिटिक्स में चाहे टेक्नोलॉजी में हो, साइंस में हो, फिलोसॉफी में हो, लिटरेचर में हो, you have to be acquainted with everything. So that's product of the present. And ये दोनों combine करने के बाद ही what you become the prophet of the future. That is when you can decide what you want to be in the future, what you want your country to be in the future, where you want to take your country in the future, and what can be achieved. You have a clear picture, a clear vision of the future. ये दोनों करने के बाद, तो that was his clear. 18 साल की लड़का लिख रहा है ये चिट्ठी. हमारे तो सोच में भी नहीं आता. अभी भी आप कोई लिखने को बोले तो हम नहीं लिख पाएंगे. So जैसे मैंने बोला, वहां पे इंग्लैंड से he had a plan, so he shared it with Desbandhu Chittaranjan Das. That's what attracted Chittaranjan to him. He became the right hand man. फिर वापस आए, गांधी जी से लड़ाई की हुआ कि गांधी जी को वो पसंद नहीं करते थे या गांधी जी उनको पसंद नहीं करते थे, ऐसा तो नहीं था. He had phenomenal respect for Gandhi ji, lots of respect. He knew what Gandhi ji has done for the country, और उसके लिए he never minced a word कि इतने बड़े आदमी है, कितना कुछ किया है. बट उनका था कि ये हमारा प्रोग्राम है, ये हमारा प्लान है, इंडिपेंडेंस इसी रास्ते में आएंगे, इस तरह से आएंगे, जैसे आप बोल रहे हैं, जैसे आप चाहते हैं उस तरह से नहीं होगा. तो क्लियर था, वो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था. फिर ये जैसे बोला कि एस्केप जो था, जैसे निकल गए भारत से, वो 1 साल से प्लान कर रहे थे. बिना प्लानिंग के वो पॉसिबल ही नहीं था कि आज मुझे लगा कि अच्छा चले जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता. ही हैज बीन प्लानिंग फॉर 1 ईयर, तभी वो सक्सेसफुल हो पाया.
जब पहुंचे वहां पे अफगानिस्तान में पहुंचे, he was trying to go to Russia embassy did not entertain him. That was another setback. तो क्या करें, वहां पे 2 और एम्बेसी थे, जर्मन और इटली। तो इटालियन एम्बेसडर जो था उनसे मुलाकात हुई, he got a chance to meet with the Italian ambassador, Cuozo Pierani, no sorry, Pietro Corani, I said it opposite, Pietro Corani। तो क्या बोले, एक इंसान अकेले चला गया है, सब कुछ छोड़ के, सबको झांसा देखे, विदाउट एनी मनी, विदाउट एनीथिंग एल्स, कोई टीम नहीं है, पार्टी नहीं है, फॉलोअर्स नहीं है साथ में, अकेले। What does he want to do? How does he convince? I mean, these ambassadors, they are diplomats of the topmost order. They know their politics. They know what is going on in the world. They know what they want to do, what the country should do. तो उनको vague promise करके just to fool them, it's not possible. तो वो जब मीटिंग होता है, मीटिंग होने के बाद the ambassador sends this note to his home government कि इनसे अगर हमारी मुलाकात थोड़ी देर पहले भी होती तो वी वुड हैव बीन सो लकी, उतने टाइम में। सो द एम्बेसडर, इटालियन एम्बेसडर मेक्स ऑल द अरेंजमेंट्स। तो अरेंजमेंट क्या हो जाता है, फिर अरेंजमेंट ये होता है, बिकॉज ऑफ इटली, बिकॉज ऑफ द इटालियन एम्बेसी, ही इज गिवन एक्सेस थ्रू मॉस्को। तो मॉस्को से होते हुए जर्मनी पहुंचते हैं। जर्मनी तो पहुंचते हैं, जर्मनी में पहुंच के करेंगे क्या, जर्मनी पहुंच गए, बर्लिन पहुंच गए, और बर्लिन में जब पहुंच गए उनके हाथ में कुछ है नहीं, एक नोट है सिर्फ, जो हाथों में जाते हुए बाय हैंड ही हैड रिटन। तो वहां जाके फॉरेन ऑफिस में जूनियर मिड लेवल जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे मिलते हैं पहले। जाते ही तो ऐसा नहीं कि फॉरेन मिनिस्टर या हिटलर उनसे मिल लेंगे, पहले उनको कन्विंस करना है। सो ही गोज एंड मीट्स विद देम। 1-1 घंटे का टाइम मिल रहा था टू कन्विंस कि आई हैव अ प्लान व्हिच इज वर्केबल एंड व्हाट वी विल गेट फ्रॉम इट, व्हाट यू विल गेट फ्रॉम इट। तो उसी शॉर्ट टाइम में, बिकॉज ही वॉज प्रिपेयर्ड, ही कुड इन्फ्लुएंस देम, ही हैड सच एन इम्पैक्ट कि when within a few days he got to meet the foreign minister Ribbentrop is completely taken by him कि मतलब बंदा क्या है ये। तो then he says मुझे ये चाहिए। तो he makes a demand, not a request, he makes a demand कि मुझे ये जगह चाहिए, हेडक्वार्टर्स चाहिए, मुझे लोग चाहिए, मेरे आदमी यूरोप में चारों तरफ बिखरे हुए हैं, आई वांट टू गेट देम हियर इन माय हेडक्वार्टर्स एंड दिस इज माय प्लान टू रेज एन आर्मी। तो तुम लोगों ने जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर रखा है मुझे वहां ले चलो, मैं बात करूंगा, उनको ले आओ। ही इज टॉकिंग, ही इज डिक्टेटिंग टर्म्स एज इफ ही ओन्स देम, एंड इट्स नॉट लाइक ही इज आस्किंग फॉर अ फेवर। तो ही इज सेटिंग द टर्म्स ऑफ द नेगोशिएशन, और वो जो बोल रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं। विलियमस्ट्रास में इनको डिप्लोमेटिक मेंशन दिया गया, डिप्लोमेटिक स्टेटस दिया गया, ऑल हिज पीपल जो 1933-36 में जो उनके साथ काम कर रहे थे, जिनके साथ नेटवर्किंग किया था, बनाया था, सबको लाके बर्लिन में बिठा दिया, टीम बन गया। फिर प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स को लेके आए, उनके साथ बातें हुई, काम शुरू हो गया आर्मी बिल्डिंग का। सो ऐसे ही नहीं हो जाता, मतलब यू हैव टू हैव दैट। Obviously, its personality is one thing that everybody vouches for, but then without a plan, a workable plan, without the power to convince, तुम अगर सोच के नहीं रखोगे, if you don't have a clear-cut, concrete plan, you don't know what to do. If you are not sure, you cannot convince the person in front of you that you are sincere and you can do something. वो कभी नहीं होता है। मतलब फेंकने से कोई 2 मिनट के लिए इम्प्रेस हो सकता है, बट उसके आगे बात आगे नहीं बढ़ेगी कभी। सो यू नीड टू नो व्हाट यू आर डूइंग। सो प्लान ABC, बैकअप प्लान। उसके बाद जब जापान चले जाते हैं, जापान में जिस टाइम पहुंचते हैं तो फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी जो था, जो रासबिहारी बोस और मोहन सिंह ने बनाया था, रेज किया था, वो टूट गए थे और बहुत बुरी तरह से, बहुत बिटरनेस के साथ टूटा था। एंड दे हैड फॉट विद ईच अदर, nobody trusted each other. Raspberry is trying to rebuild, but the Japanese government had kind of lost interest कि इन लोगों से, मतलब 10 आदमी एक साथ काम नहीं कर सकते, ये क्या करेंगे। So they had completely withdrawn their hands and involvement minimal था। तो सुभाष बोस पहुंचे उस टाइम पे, and as a result, Tojo did not know much about him, the Prime Minister of Japan at that time. So he refused to meet. So Subhas, what did he do?
प्लान क्या है? जाके मिला नेवी मिनिस्टर से, वॉर मिनिस्टर से, जाके मिला फॉरेन मिनिस्टर से, तो उनसे बात की। वो लोग इतना पागल हो गए कि सब मिलके तोजो को कन्विंस किया, प्रेशराइज किया कि आप इनसे 10 मिनट मिल लीजिए। तोजो ने 10 मिनट का टाइम दिया। तो सुभाष बोस goes to meet him for 10 minutes. That meeting goes on for 1.5 hours, and by the end of the meeting, Tojo has given unconditional support to whatever he had asked for. So, you have to know what you are doing, what you are trying to do, what you are asking for. You have to, if you want to be an effective negotiator, you need to be clear on your terms, goals, and sincerity has to be shown. Sincerity of purpose. तो perseverance, I will not, I mean, इसके आगे और खास कुछ है नहीं, देखता हूँ और कुछ है नहीं. So that's the end of it. So these are the characteristic traits, you know, I mean, I think हम पॉलिटिक्स को साइड में रख सकते हैं। पॉलिटिक्स तो हम हमेशा डिस्कस करते हैं, पर्सनालिटीज तो हमें डिस्कस करते हैं, बट एक इंसान की जिंदगी में जब which is full of hurdles and problems, heartbreaks, तो वो इंसान कैसे इतना कुछ अचीव कर लेता है, इतना हाइट अचीव करते हैं जिंदगी में। अब देखने में से इम्पॉसिबल लगता है कि नहीं, ही इज गॉड्स गिफ्टेड, तो उनके पास स्पेशल पावर होगा। बट इफ यू ब्रेक इट डाउन, इफ यू डिकोड देयर मोड ऑफ ऑपरेशन, आई थिंक कुछ ना कुछ तो हम सीख ही सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ एसिमुलेटिंग, थिंकिंग ओवर इट and getting the lesson. That's all. Thank you. बहुत ही yeah, please go ahead, ask any question that you want. But before that, I'll make a small announcement because this is important that you know. Abhi, we have been, you know, the Netaji mystery issue, his disappearance issue. We have come out with a new book which completely proves that the whole thing is false. The story of his death is false, and the government had suppressed the truth and everything and all that. But recently, just a few weeks back, we came across some information which came up to us from Chinese sources. Story ये था कि 17th August 1945, Netaji was in Saigon, and he boarded a plane which was carrying Japanese soldiers, top generals, and one of the generals was called Lieutenant General Tsunamasa Shidei. Shidei was one of the topmost generals in the Japanese army, and he was being posted to Manchuria. Manchuria में उस time पे there was a fight going on between Russian army and the Japanese army. So he was going to take charge of the Kwantung army. तो नेताजी and his aide-de-camp, ADC जो बोलते हैं, हबीबुर रहमान, उनको उस प्लेन में 2 सीट दिया गया to travel with them. And the story that came out later was given out by the Japanese government कि वो प्लेन क्रैश हुआ ताइपे में. So साइगन से तुरेन आया, तुरेन से नेक्स्ट डे मॉर्निंग ताइपे पहुंचे, ताइपे से जब फ्लाइट टेक ऑफ हुआ, इट क्रैश्ड and they died. Shidei died and Netaji died in the hospital after some basic treatment. That was the story. तो ये स्टोरी लेकर बहुत सारे किस्से हैं। बोस डिसेप्शन विच इज द न्यू बुक विच हैज कम आउट, आप लोग हो सके तो पढ़िए, तो अच्छा लगेगा, बिकॉज इट्स अ डिटेक्टिव स्टोरी एंड थ्रिलर मिस्ट्री। अगर आपको पसंद है, हिस्ट्री ना भी पसंद है तो थ्रिलर मिस्ट्री अगर आपको पसंद है, डिटेक्टिव स्टोरीज पसंद है तो पढ़ लीजिए, अच्छा लगेगा। तो हमें ये चाइनीज सोर्सेस से अभी कुछ दिनों पहले पता चला कि ये शिदेई का स्टोरी, हम तो पहले से बोलते आ रहे हैं कि ये कहानी झूठ है, ये जापानीज भी झूठ बोल रहे हैं, हमारे भारत सरकार के भी झूठ बोल रहे हैं। तो चाइनीज हिस्टोरियंस से हमें पता चला कि शिदेई ऐसा कोई फ्लाइट में था ही नहीं। नेताजी एंड शिदेई वर नॉट इन द सेम फ्लाइट. Shide was going somewhere else in a different flight, and he was shot down by the Chinese army, by the Chinese Air Force. And his flight fell in the South China Sea, East China Sea, और उनकी मौत वहाँ पे हुई. तो ये अब ऐसा इंफॉर्मेशन है which completely demolishes ये जो 70-80 साल का कहानी बना के रखा था. इतने कोशिश के बावजूद जो हम तोड़ नहीं पा रहे थे, मतलब तोड़ तो दिया है बट सरकार से हम एक्नॉलेज एक्सेप्ट नहीं करवा पा रहे थे. I think we are at the doorstep of that.
क्योंकि दिस थिंग कमिंग फ्रॉम नॉन इंटरेस्टेड पार्टी, नॉन स्टेक होल्डर, चाइना का कोई इंटरेस्ट नहीं है इस स्टोरी में. So now they have come up with this thing and it completely demolishes the whole Priyanka story. तो आप देखते हैं, we have done some press release, we have done some shows, अभी चलता रहेगा, आजकल में भी चलता रहेगा. Hopefully something will come out of it. नजर रखिएगा. So that's the thing. जी, questions. So just a minute. So before we go for Q&A, so if you can leave your name, your WhatsApp number, branch, and some feedback of the event on the page that we have given for the Geet also, right? Before you leave, yeah, we can go for Q&A. इसके डर से सवाल पूछना ना बंद कर दे. हाँ. सर मुझे ये पूछना था कि जैसे अगर हम जलियांवाला बाग इंसिडेंट को कंसिडर करें तो उस वक्त उनके अपनों के साथ इतना बुरा हुआ था और फिर वो जा रहे हैं कि उसी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम देने और फिर उस गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के लिए वो जा रहे हैं. तो उस वक्त उनके मेंटल स्थिति क्या रही होगी कि उस एक गवर्नमेंट है जिसने उनके अपनों के साथ इतना बुरा किया है, फिर भी उन्हें उसका एग्ज़ाम देना पड़ रहा है, फिर उनको बस उनके पापा के कहने पर बस, और उनको उनके अंदर वो एज ए टीनेजर वो रेज क्या रही होगी. अगर हम इस सिनेरियो को अभी के सिनेरियो से कंसिडर करें कि अगर हमारे किसी अपने के साथ कंसिडर हमारे पेरेंट्स अगर किसी खराब कंडीशन में है, लेकिन हम किसी खराब कंडीशन को उन्हें निकालने के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम हम बार बार फेल होते जा रहे हैं, हमें वो सक्सेस मिल ही नहीं पा रही है. और हम चाह रहे हैं कि नहीं, हमें वो अपने पेरेंट्स को उस कंडीशन से निकालना ही है, हमें इस चीज़ को करना ही है. तो हम कैसे इस दोनों मेंटेलिटी को कंबाइन कर सकते हैं और मोटिवेशनल. राइट, गुड क्वेश्चन. एक्चुअली जालियांवाला बाग जब हुआ था और अप्रैल में 1919 अप्रैल, सुभाष लेफ्ट अराउंड समटाइम अराउंड 1919 सितंबर. उस टाइम तक जालियांवाला बाग का जो मैसेकर का जो स्केल था, जो इवेंट था, उसका पूरा फुल अकाउंट बाहर नहीं आया था. दैट्स द फर्स्ट थिंग. तो जो इंटेंस पॉलिटिक्स के अंदर थे, शायद उन लोगों को थोड़ा हवा था एग्जैक्टली क्या हुआ है, कितने लोग मरे हैं, क्या हुआ है, नहीं हुआ है. तो ज़्यादातर लोगों को 95% 98% लोगों को पता नहीं था कि स्केल क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, क्या क्या हुआ है. तो ऑब्वियसली दैट वाज नॉट अ फैक्टर एट दैट टाइम. दूसरी चीज़, जाने के पीछे जो कारण, जो मकसद था उनका, वो था ICS में अपियर होने का नहीं. ICS में बैठना पड़ेगा, ये उनके पिताजी का कंडीशन था. The reason why he went is that he wanted to learn more about education system and all those things. जो knowledge लेके he would come back and work in India. ठीक है ना. तो ये you have to look at the big picture. मतलब गुस्से में आके बहुत कुछ हम छोड़ देते हैं, बट वो छोड़ने का भी एक कॉस्ट होता है, वो छोड़ना नहीं चाहिए. If you are having a long term plan, if you are looking at the big picture, then there are certain things you need to do. But ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के अच्छा मार दिया तो मार दिया, तो उससे अब मेरा क्या, मैं जाऊंगा. No, it was not like that. So firstly he did not have that information, that knowledge, and secondly his idea of going there was different. And आप अच्छा हुआ ये सवाल पूछा आपने. Let me make it very clear. जालियांवाला बाग में जो मैसेकर हुआ था, वो अंग्रेजों ने नहीं मारा था हमारे हिंदुस्तानियों को. एक अंग्रेज ने कमांड दिया था, जिन्होंने मारा था वो हिंदुस्तानी थे. ये डिफरेंशिएट करना मत भूलिएगा whenever you read history, बिकॉज हमें जिस तरह से इतिहास पढ़ाया गया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास को साइड में कर दिया गया. साइड मतलब सप्रेस किया गया इस तरह से, टू प्रोटेक्ट देम. दे आर कॉल्ड द क्लास ऑफ कोलैबोरेटर्स. The British could not have ruled our country for 200-250 years without the help of these collaborators. तो जब भी आप पढ़ेंगे कि ब्रिटिश ने एट्रोसिटीज किया है, आप पक्का जानिए वहां पे 2 या 3 अंग्रेज होंगे और बाकी 1000 हिंदुस्तानी होंगे. हमारे रेवोल्यूशनरीज को जो थाना में डाल के पीटते थे, इनह्यूमन टॉर्चर करते थे, वो अंग्रेज पुलिस नहीं करते थे, वो हमारे हिंदुस्तानी पुलिस करते थे. तो डोंट मिक्स अप. You should always, at least now, अब से differentiate करिएगा.
जी, एनीवन टेल मी. हाँ, How should we look Gandhi? how should we look at Gandhi? Let me ask you first. How do you look at Gandhi? आप बोलो तो I will be able to relate then. आप कैसे देखते हो? नहीं, whatever, don't use catchword. आप कैसे एक इंसान कैसे क्या? What is his importance? क्या है? अच्छा है, बुरा है, अच्छा लगता है, नहीं लगता है, क्यों अच्छा लगता है, क्यों नहीं लगता है? वो तो मनी भी है. Staying on the safer side, मुझे लगता है कि थोड़ा मतलब सब कुछ ऐसे करना है कि मैं सेफ रहूं, कुछ होना नहीं चाहिए. Okay. थोड़ा बहुत ना. वो बताओ. Weak spine. नहीं, मैं ये इल्जाम तो कभी नहीं लगाऊंगा कि गांधी जी का वीक स्पाइन था. देखो, जो आदमी महान है वो महान है. अब जरूरी नहीं कि वो हमेशा से हर जगह पे हर सिचुएशन में महान रहेंगे. सबका शेल्फ लाइफ होता है. गांधी जी का इंपॉर्टेंस क्या है इंडियन पॉलिटिक्स में? गांधी जी का पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में ये इंपॉर्टेंस है. उससे पहले क्या हुआ था, बाद में क्या किया था, थोड़ा अभी अलग रखते हैं. लेट्स जस्ट लुक एट द पीरियड व्हेन ही एंटर्स इंडियन पॉलिटिक्स. अभी सोशल मीडिया के जमाने में आपको सब ये देखने को मिलेगा, ही एंटर्ड एज अ ब्रिटिश स्पाई एंड ये वो. अभी रहने देते हैं वो सब. वो इस टाइम पे इंडियन पॉलिटिक्स में एंटर किया जब इंडियन पॉलिटिक्स में क्या कोर्स लेना है किसी को क्लैरिटी नहीं था. सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है. सारे इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरीज उस टाइम पे अंडमान में है, सेलुलर जेल में है. एक एक करके छोड़ रहे हैं. वो क्लेमेंसी जो होता है, जब नया द किंग आफ्टर विनिंग द वॉर वाज रिलीजिंग वन बाय वन, तो धीरे धीरे वापस आ रहे थे. सो द बैक ऑफ द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट वाज ब्रोकन. तिलक का डेथ हुआ है. देयर इज अ बिग वैक्यूम. कोई गाइडेंस नहीं है. उस लेवल का, उस स्टेचर का कोई लीडर नहीं है जो रास्ता दिखा सके. उस टाइम पे 1919 में जालियनवाला बाग होता है. जब जालियनवाला बाग होता है, कांग्रेस के टॉप लीडर्स उस टाइम पे जो थे, उनको किसी को आइडिया नहीं था कि करना क्या है, हाउ टू प्रोटेस्ट. क्योंकि सबके मोरल्स डाउन है. दे वर यूज्ड टू दिस पॉलिटिक्स ऑफ पिटिशनिंग, नेगोशिएटिंग, अपने सबमिट करना पिटिशंस, थोड़ा बहुत चिल्लाना, हल्ला मचाना. उस टाइम पे गांधी जी आते हैं विथ अ न्यू मेथड, जो सत्याग्रह का मेथड है. ही गिव्स अ वे, अ डायरेक्शन. वो करता है विच इज मैसिवली सक्सेसफुल. एज अ फॉर अ न्यू मेथड, ऐसा नहीं बोलूंगा कि एक दिन में करेंगे तो एक दिन में ही पूरे देश में फैल जाएगा एंड इट विल बी a huge success and ब्रिटिश छोड़ के भाग जाएंगे, नहीं. बट एज अ मेथड इट कैचेस अप, इट स्प्रेड्स फास्ट. और वो दिखाता है रास्ता. वो एक है. दूसरा जो है, he changes the language of politics, the way of doing politics. Politics उससे पहले बाबू लोगों का होता था, जो अपर मिडिल क्लास, एरिस्टोक्रेटिक, जो प्रोफेशनल्स हैं. गांधी ने क्या किया? गांधी कॉमन लोगों को पॉलिटिक्स में लेके आए. तो पूरा मास पॉलिटिक्स जो होता है, वो मास पॉलिटिक्स का जो आइडिया नहीं था. पार्टली देयर इन द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, बट कम्युनिज्म उस टाइम पे तो कहीं था नहीं, भारत में, हिंदुस्तान में आया नहीं था. तो गांधी ये मास पॉलिटिक्स का आइडिया लेके आए, दिखाया. ही शोड द वे. थर्ड थिंग दैट ही डिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि उन्होंने कांग्रेस को एक स्ट्रक्चर दिया, एक्सपैंड किया, स्ट्रक्चर दिया. कांग्रेस का स्ट्रक्चरल जो डिटेल्स है, हायरार्किकल, एकदम ऊपर कांग्रेस वर्किंग कमेटी से लेकर डिस्ट्रिक्ट कमेटी तक कैसे स्ट्रक्चर होगा, किसमें कितने मेंबर्स होंगे, लैंग्वेज प्रिंसिपल पे स्टेट लेवल रिऑर्गेनाइजेशन होगा, ये सारे किया. तो ये जो इम्पैक्ट था, ना, प्रीटी शॉर्ट टाइम जो कर पाए, उनका उसका जो इम्पैक्ट था, इट वाज फार रीचिंग इम्पैक्ट. तो ये छोटा कोई नहीं कर सकता, चाहे भी तो नहीं कर सकता. मैं अगर उसका ये कंट्रीब्यूशन छोटा करने जाऊंगा तो मैं खुद छोटा हो जाऊंगा. सो आई विल नेवर डू दैट. प्रॉब्लम कहाँ से? Gandhi was tried for sedition in 1924 as well. सिटीशन के लिए कोई भी किसी को भी ट्राई कर सकते हैं. आप कुछ भी बोल दो, आप सिटीशन के लिए ट्राई हो जाएगा, क्योंकि लॉ ही वैसा था. If you read the book by S. Gopal, I think in that book is mentioned his letters which there was exchange between Secretary of State
London, then No, no. Governor See, Verma- as I'm saying, sedition के लिए हर कोई try. He gave call to approve the British government in India, and for that he was tried. He was. There were far more graver crimes committed by other people also. क्योंकि सिर्फ उस पैरामीटर पे जज करने जाऊंगा तो द बंगाल रेवोल्यूशनरीज एंड द पॉलिटिशियंस स्टैंड एट अ फार हायर लेवल, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी दे दी थी. तो मैं वहाँ उस तरह से कंपैरिजन होता नहीं है. बट द पॉइंट इज कि उस टाइप पे लॉज जो थे, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट था, रेगुलेशन 3 था 1818 का, तो ये जैसे इतने सारे लॉज थे. आप कुछ भी बोल दो, आपकी बात पसंद नहीं आएगा तो आपको सेडिशन में ट्राई कर लेंगे, चार्ज करके जेल में डाल देंगे. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट प्रॉब्लम क्या है गांधी जी? गांधी जी का बहुत अच्छा एक इवैल्यूएशन सुभाष चंद्र बोस ने खुद किया है इंडियन स्ट्रगल में. एक चैप्टर लिखा है गांधी के ऊपर, तो वो ये सारे बातें किए हैं. एंड ही सेज दैट द होल थिंग इज, द आइडिया इज कि गांधी जी वाज अ ग्रेट मैन एंड इफेक्टिव इन इंडियन पॉलिटिक्स टिल अबाउट 1929, 30, 31. उसके बाद नहीं, हिज टाइम इज ओवर. ही हैज टू मेक स्पेस फॉर यंगर जनरेशन, न्यूअर लीडर्स, न्यूअर मेथड्स, और वो गांधी जी को समझना चाहिए. और वो ना समझते हुए ही इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द कमिंग अप ऑफ द न्यूअर जनरेशन. तो ये एक पॉइंट था सुभाष बोस का. बट द अदर पॉइंट जो मुझे समझ में आया है व्हेन आई हैव स्टडीड द टॉप लीडर्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, 3-4 का ही नाम लूंगा मैं. जैसे महात्मा गांधी है, पंडित नेहरू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, सुभाष चंद्र बोस है. इनको मैं अगर एक फ्रेमवर्क में बहुत ब्रीफली असेस करने जाऊंगा तो मेरा लगता है कि इनका दे कैन बी डिफाइंड बाय देयर इमीडिएट ऑब्जेक्टिव. हर एक इंसान का इमीडिएट ऑब्जेक्टिव होता है कि करना क्या चाहता हूं मैं, अचीव क्या करना चाहता हूं जिंदगी में. गांधी जी का इमीडिएट ऑब्जेक्टिव भारत का आजादी नहीं था. गांधी जी का इमीडिएट ऑब्जेक्टिव जो था, इट वाज टू चेंज ह्यूमैनिटी थ्रू पीस, नॉन वायलेंस. ये जितने सारे, बिकॉज ही लिव्ड अ डुअल पर्सनालिटी, अ डुअल लाइफ. एक तरफ है कि विश्व गुरु बनेंगे, धर्म प्रचार करेंगे, नए आइडियाज करेंगे, बट द होल ऑब्जेक्टिव इज टू चेंज पीपल, change the way people behave, the way people think. His objective was not to liberate India. सरदार पटेल, आप जब पढ़ेंगे इस फ्रेमवर्क को याद रखेंगे, आई थिंक यू विल एग्री विद मी. But then why did he lose the nationwide struggle, that non-cooperation movement in 1990? आई सेड इमीडिएट ऑब्जेक्टिव. मैंने ये नहीं कहा कि ऑब्जेक्टिव था ही नहीं. एक इमीडिएट ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूँ कि वो चीज आप प्रायोरिटाइज करेंगे ना. आप मुझे क्या करना है, आप जाएंगे मुझे पहले गेम खेलना है, उसके बाद पढ़ाई करना है, या फिर पहले पढ़ाई करना है उसके बाद खेलना है. तो आपने पहले खेल लिया, इसका मतलब नहीं है कि आप पढ़ाई करेंगे. I think that was not the objective of the entire Congress until Madras session 1927, then all those things that happened. ऑर्गेनाइजेशनली नहीं बोल सकते क्योंकि 1927 में ही पहली बार इंडिपेंडेंस का वो आया था. पंडित नेहरू ने, not Bose and Nehru, Bose was not there in 1927. In 27, Pandit Nehru raised got the resolution passed for complete independence, जिसके लिए गांधी जी बहुत गुस्सा हो गए थे उनके ऊपर. And Nehru had to apologize and say, गांधी जी ने उनको साफ साफ बोल दिया कि अगर तुम्हें इंडिपेंडेंस चाहिए, अगर तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते हो तो तुम अपना रास्ते चलो, मैं अपने रास्ते चलूंगा, क्योंकि मुझे तो नहीं चाहिए अभी. तो पंडित नेहरू ने माफी मांग लिया, एक साथ हो गए. But that is another thing. I am talking about an immediate objective framework. Immediate objective क्या था? सरदार पटेल का immediate objective क्या था? एकदम जब जो अभी सबसे important काम, immediate objective मतलब सबसे important काम जो मुझे सबसे पहले करना है. सरदार पटेल के लिए था to reorganize Congress, get Congress organization on a solid footing and get it under the control of the Gandhians. कि गांधीवादी जितने सारे नेता है वो कांग्रेस को कंट्रोल करेंगे. कांग्रेस का एक रिजिड बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर रहेगा और कोई ये सुभाष के जैसा मतलब बाहर से आके कोई वो ना करे, chaos क्रिएट ना करे. सुभाष का क्या था? सुभाष का था कि दुनिया हो जाए बाहर में, मुझे पहले हिंदुस्तान की आजादी चाहिए. पहले तो अंग्रेज भारत छोड़े, उसके बाद हम देखेंगे करना क्या है. इसका मतलब ये नहीं कि वो आजादी के बाद क्या होगा ये नहीं सोच रहे थे, बहुत गहरा सोच रहे थे. बट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले अंग्रेजों को भगाना है, किसी भी कीमत पर अंग्रेजों को भगाना है. टू सम एक्सटेंट सिमिलर इज पंडित नेहरू कि आजादी तो लाना है,
but there were two very strong forces pulling him apart. एक was his loyalty towards Gandhi, कि अंग्रेज को भगाना है पर गांधी जी के खिलाफ जाके नहीं, और दूसरा है he wanted to see himself as a center of the power structure when that was done. So 1960s में just before his death, one foreign journalist interviewed him and asked him point blank. Taya Zinkin करके एक lady थी, lady reporter, and probably that's why Nehru was more talkative and gave out a lot of information. So she asked him, do you agree that you were unfair with Subhash? Kind of betrayed him. अगर आप वो किताब पढ़ेंगे, I quoted her. Pandit ji did not mince words. उन्होंने avoid नहीं किया. He did not waffle. He said, of course, I was unfair with Subhash. Because for me, the choice was between Subhash and Gandhi. And I agreed with whatever Subhash was doing. Whatever Subhash was saying, I agreed with every bit of it. But for me, Gandhi was India. I could not think of my life without Gandhi. So I went with Gandhi. तो ये अगर आप फ्रेमवर्क रखेंगे, आपको वो समझने में आसानी होगा कि उनका एक्शंस जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं. तो that is what I think of Gandhi. That is how you should think of Gandhi. That he did great things. He was a great man, but his priority was different. And as a result, because he was talking of good men, building good men, non-violence, peace, truth, and all those things, जो अच्छे values है, बहुत high morals है, high values है, but we have to ask two questions. First, was all of it necessary and relevant for India's independence? Number one. Number two, whether he himself followed all of those. Answers will kind of shock you, but अगर वो होता है, then there is reason to be respectful. If you don't get the answers, positive, affirmative answers, no reason to be respectful.